नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। आपसे बातचीत होगी एमजीएनएफ 2021 और 23 के विषय में। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए जो नोटिफिकेशन आ चुका है, लगभग आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और लगभग 15 दिन शेष हैं फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि मैं क्यों लेकर आया हूँ इस विषय पर वीडियो, क्योंकि मैं तो नॉर्मल से फेलोशिप पर बहुत कम बनाता हूँ, एडमिशन को लेकर ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जब सवाल और ईमेल आए लोगों के, तो लगा कि बच्चों को ज़रूरत है और कुछ साथियों को भी ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी, और जानकारी हिंदी माध्यम में देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने खुद 3 यूट्यूब चैनलों पर अलग अलग वीडियो देखे और सभी के अंदर जानकारी अच्छी थी, लेकिन वही लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। और जानकारी को आईआईटी, आईआईएम के जानकारी के अनुसार ही उसको बताया भी गया था। लेकिन जो बच्चे अदर फील्ड से हैं, सोशल साइंसेस के हैं, अलग एरिया से आते हैं, उन बच्चों की इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कैसे देगा, इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी मैंने उठाई है और उसी सिलसिले में ये वीडियो है। क्या है ये फेलोशिप प्रोग्राम, किसको मिलेगा, क्या करना है इसमें, कैसे करना है, कितनी सीटें हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे आपको अपना देना होगा एक स्टेटमेंट। लगभग 800 वर्ड में जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको अपना एक स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट का मतलब है कि आप इस फेलोशिप प्रोग्राम का चयन क्यों कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, आपको यह करने का उद्देश्य क्या है, उसके विषय में आपको बताना है। तो डेमो के रूप में भी कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और कुछ पीडीएफ फाइल के लिंक भी, और कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको मुहैया करा दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगे तो ईमेल आईडी अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा, ठीक है। कुछ चार्ज वगैरह नहीं लूंगा। कितनी सीटें हैं, किसने निकाला है, और 13 फरवरी 2021 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मेरा नहीं है, एमएसडी का ही वीडियो है। उसको वेबसाइट पर आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, एमएसडी का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का है, उस पर जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 1.5 घंटे का वीडियो है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्री महेंद्र जी ने उसको रिलीज भी किया है, उनके पोर्टल पर भी है, वेबसाइट पर भी, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे एमजीएनएफ को लेकर। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, ठीक है, जो आपको करनी है या करवानी है, जो भी आपको तय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आईआईटी, ठीक है, जितनी भी आईआईटी हैं भारत में, उसमें से 9 आईआईटी का चयन किया गया है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। पहली चीज, यानी कि 2020 में ये चालू हुई थी पहली बार, अभी 21 के लिए फॉर्म निकला है। तो 20 का भी पेपर आपको दे दूंगा, और कुछ लोगों के इंटरव्यू आपको वेबसाइट पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन जब ये 20 में चालू हुआ था कार्यक्रम, तो केवल एक आईआईटी के लिए हुआ था और 69 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। 69 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था और 69 कैंडिडेट 69 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। मैनेजमेंट किस प्रकार का है डिस्ट्रिक्ट का, मैं उसकी भी आपको बताऊंगा आगे। लेकिन बातों को बिना स्किप करे हुए सुनिएगा, यदि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें देखेंगे इसमें वीडियो में, तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि फॉर्म तो इजीली भर देंगे, कोई दिक्कत, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन क्या होंगे, उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ एमजीएनएफ के दौरान आपको 2 साल तक क्या काम करना है और उस काम को करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप, वह समझ में नहीं आएगा यदि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे या स्किप करके देखेंगे। ये तय आपको करना है, मेरा कोई जोर नहीं है, क्योंकि मेरा काम है मैं 5 मिनट में भी सूचनाओं को रीड करके आपको समझा देता और 25 मिनट में भी एलिब्रेट करता हूं, तो लगभग 20 से 25 मिनट लूंगा आपके। हाँ, हम कहाँ थे, हम थे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडी। और संकल्प, संकल्प क्या है आप जानते हैं, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा, एक भी मंत्रालय है, स्किल इंडिया का ही है, इसे स्टार्टअप के थ्रू, ठीक है। तो स्किल इंडिया के अंतर्गत ये है। और साथ ही साथ इस योजना में जो पैसा लगा है, एक विदेश का भी लगा है, विदेशी एक संस्था का लगा है जिसका नाम है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक से सहयोग से जो फंडिंग आई है, उसके माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है भारत में। और 9 आईआईटीज का सिलेक्शन हुआ है और इसको लीड या इसको कंडक्ट कर रहा है आईआईएम बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसके द्वारा ये हो रहा है। और सीट्स की बात कर लीजिए, अब सीट इसकी बढ़ा दी है, पहले 69 सीट थी, क्योंकि एक आईआईटी इन्वॉल्व थी, इस बार 9 आईआईटीज को मौका मिला है और 660 सीटें इसमें चयनित की गई हैं। यानी कि हर आईआईटी से लगभग मान लीजिए कि 90 स्टूडेंट्स का, 85-90 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा
ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी, लेकिन 660 चीज़ों के लिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पॉइंट पर। स्टाइपेंड सुन लीजिए, यानी कि कितना फेलोशिप मिलेगा। पहले वर्ष में प्रति माह स्टूडेंट्स को मिलेगा 50,000 रुपये। पहले ईयर के प्रति माह, यानी कि हर माह 50,000, तो एक साल का आपका हो जाता है 6 लाख रुपए। और जब आप दूसरे साल में जाएंगे इस कार्यक्रम के, तो आपको पर मंथ हो जाएगा 10,000 एक्स्ट्रा, उसमें हो जाएगा, तो 50 का हो जाएगा 60,000 और एक साल का हो जाएगा 6 लाख रुपए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुछ सही या ऊपर नीचे हूं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप पहले एलिजिबिलिटी सुन लीजिए। सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार 1955 कह लीजिए, 1956 कह लीजिए, 1946 की पॉपुलेशन एक्ट कह लीजिए, एनआरसी की बात नहीं करूंगा, ठीक है, विवादित है। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और सिटीजन की स्थापिता को प्रमाणित करने के लिए आपके पास एक पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरेंगे आपको ये अटैच करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक डाउट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, क्या इसको ग्रेजुएट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि आपका 27 मार्च 2021 27 मार्च 2021 तक आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। जी हाँ, क्योंकि अभी मार्च तो छोड़ दीजिए, अप्रैल में भी ग्रेजुएट की परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भूल जाइए कि 27 मार्च 2021 तक आपकी ग्रेजुएट हो पाएगी। यानी कि जो बच्चे 27 यानी कि पिछले साल अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा तो है ग्रेजुएट बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना अधूरा है, लिखा है इसमें इनकम्प्लीट। इनका ग्रेजुएट कंप्लीट है। कौन कौन से डिसिप्लिन के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैं वे भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसके बिहाफ पे क्या हो सकता है, आपने किसी एनजीओ में काम किया हो, ठीक है, या कोई फील्ड वर्क का आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव हो, कोई आपने सर्वे वर्कशॉप टाइप के की हो, उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपके हैं, तो ये सब कंडीशन आपके पास है। और ये सभी नहीं चाहिए, कुछ एक चाहिए इसमें से। यदि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है 2 से 3 सालों का, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट इसमें आता है सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर। बहुत इजी है सिलेक्शन का प्रोसेस, कोई मुश्किल नहीं। एक छोटा सा आपका एंट्रेंस होगा 100 नंबरों का, बस याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होनी है, ठीक है। एंट्रेंस को आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये भी मालूम होना चाहिए, क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो तैयारी कैसे करेंगे। इसके लिए सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा सब्र कीजिए, वीडियो में वह पार्ट भी आएगा। एक पेपर होगा आपका 100 नंबरों का, एमसीक्यू माध्यम से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर आपका सीबीटी मोड पर नहीं होगा। सीबीटी मोड्स का मतलब आप समझते होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पेपर एमसीक्यू माध्यम से आएगा, लेकिन हाथ से आपको गोला सर्कल लगाना होगा। एक सवाल 4 जवाब, एक जवाब सही, एक सवाल के एक से अधिक जवाब लगाते हैं यदि, तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी, पहली चीज। या फिर वह सवाल का जवाब आपका काउंट नहीं होगा, दूसरी चीज। या हो सकता है कि आपने यदि 3 या 5 सवालों के जवाब एक से अधिक दिए तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, किसी एक सवाल का जवाब आपने गलती से उसके 2 ऑप्शनों पे क्लिक कर दिया, यानी निशान लगा दिया, सर्कल मार दिया। कोई सवाल पूछा गया ABCD, आपने उसका ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को लगा दिया और पेपर सबमिट कर दिया। उस कंडीशन में आप बच सकते हैं, लेकिन आपने एक से अधिक सवालों के साथ, जैसे कि मैंने बताया 5 सवालों के साथ, आपने ऐसा किया कि आपने एक सवाल के एक से अधिक ऑप्शनों पर निशान लगा दिया और पेपर सबमिट कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी कंपलसरी, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा कंपलसरी, लेकिन पेपर कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है आपका, ये भी कंपलसरी प्रोसेस है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। कितना है नेगेटिव मार्किंग, कितना है सही मार्किंग, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 4 फील्ड को लेकर आप अपने पक्ष को मजबूत कर लीजिए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा यानी कि जिसको DI बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। इनके बारे में डिटेल में थोड़ा मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन ये 4 से 6 फील्ड आपकी हैं और हर फील्ड से कितने कितने लेवल के क्वेश्चन होंगे वे भी मैं आपको आगे बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है।
और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम तो आपने क्वालिफाई कर लिया, अब क्या करेंगे? अब आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू से पहले, एंट्रेंस से पहले फॉर्म भरते वक्त में आपको याद रखना है अपना स्टेटमेंट को, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट का मतलब आपको अपना एक पक्ष, अपना एक जवाब लिख कर भेजना है। फॉर्म भरते वक्त भी हो सकता है आपको अटैच करना पड़े या आपको टाइप करना पड़े उस फॉर्म के अंतर्गत कि आप इस कार्यक्रम का चयन क्यों करना चाहते हैं। और फिर से मैं कह दूं, केवल पैसों के लिए ज्वाइन मत कीजिएगा इसको, क्योंकि सिलेक्शन बहुत मुश्किल है इसमें। ऐसा नहीं कहूँगा असंभव, लेकिन बहुत चरणों से हो सकता है लाखों एप्लीकेशन आए इसमें, क्योंकि लाखों रुपए कमाने का और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है सीखने की अपने स्किल डेवलपमेंट को, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। कौशल विकास केंद्र 2018-14 में इसकी नींव रखी गई भारत में, स्किल डेवलपमेंट की कौशल केंद्रों के माध्यम से। उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है, वह मैं आपको थोड़ा सब्र कीजिए, बता दूंगा कैसे होता है। आपको तो जानकारी है ही, मुझसे ज़्यादा है। स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, स्किल इंडिया के बारे में आप जानते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में आप जानते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से निकलता है एक छोटा सा कार्यक्रम, स्किल इंडिया कार्यक्रम, जिसे भारत सरकार का ही मंत्रालय करवाता है, ठीक है। यह सब होने के बाद में अब चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पर आप जाएंगे, आपको वहाँ तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन, और एक साइड ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन वही स्टूडेंट करें जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है 13 फरवरी के बाद। तो अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आप वहाँ लॉगिन कर लेंगे, आपसे आईडी पासवर्ड वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर वाले पोर्शन पर जाइएगा, वहाँ ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे वे 4 चीज़ें पूछेगा, 4 चीज़ें उसको बता दीजिएगा। आपका नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ये चारों चीज़ें डालने के बाद आपके ईमेल आईडी या आपके फ़ोन नंबर पर एक जाएगा ओटीपी। ओटीपी को एंटर कीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म के सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे और उसमें आप कुछ चीज़ों को अप्लाई कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलते हैं और अगली चीज़ों पर। सिलेबस क्या हो सकता है? सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, उन 4 चीज़ों से लेकर सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। और सवालों का पैटर्न क्या रहेगा, मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वेबसाइट पर हो या फिर एनटी की वेबसाइट पर भी हो, आपके कई जगह से इसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सवालों के जवाब देना तो बहुत सरल है, लेकिन सबसे पहले जवाब से पहले सवालों को तैयार करना और सवालों को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे मानेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप किसी को कंसल्ट नहीं कर पाएंगे अपने जवाब को समझने के लिए। जब तक आप किसी को कंसल्ट नहीं कर पाएंगे अपने जवाब को समझने के लिए, तब तक आप किसी भी प्रकार के नई चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और नई चीज का निर्माण वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान समाज में रहते हुए, वर्तमान के लोगों के लिए और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सफल सहज समाज का निर्माण करना ही स्किल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य है। चीज को समझ लीजिए। इस 30 सेकंड में जो मैंने कहा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक भाषा में मैंने कहा है, क्योंकि आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना योगदान देना है। और उस कल्याणकारी राज्य के मार्ग को चलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको इस कौशल से जुड़ना होगा। आप में क्या कौशल है ये डेवलप नहीं होगा इसके अंदर। आपका आप किस प्रकार का कौशल लोगों में डेवलप करना चाहते हैं, ठीक याद रखिएगा। आइडियाज आपके होंगे, करवाएंगे भी आप, लेकिन लोग कैसे करते हैं उन कार्यक्रमों को, और उन कार्यक्रमों का, उन कौशलों का देश की अर्थव्यवस्था में, देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास के, संवैधानिक विकास में, ग्रामीण विकास में, शैक्षणिक विकास में क्या योगदान हो सकता है, इन कार्यक्रमों की माध्यम से, मदद से, आपके सहयोग से यही कार्य करना है और सीखना है आपको 2 साल के इस फेलोशिप प्रोग्राम में। इस बात को ध्यान से यहाँ नहीं, यहाँ उतार लीजिए। अगर आप यहाँ से काम करेंगे, मुझे नहीं पता है राइट है लेफ्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी काम को अपने हार्ट से नहीं करेंगे, एच से, ठीक है। गांधी ने भी कहा था ना, हृदय की बात की थी, हैंड की बात की थी, हार्ट की बात की थी,
और माइंड की बात की थी। यानी कि जो आप सीखते हैं हृदय से और जिसको मस्तिष्क में उतारते हैं, हृदय से सीखने के बाद मस्तिष्क में समाने के बाद जब तक आप उसको अपने हाथों से अंजाम नहीं देते हैं, उसका परिश्रम आपको प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे। यानी कि गांधी फेलोशिप कार्यक्रम में गांधी के ही सिद्धांतों को समझते हुए और उसको अप्लाई फॉर्म में लागू करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए आपको इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त होगी और आपका चयन भी शायद तभी हो पाएगा। क्योंकि गांधी फेलोशिप के साथ साथ मैंने कल एक वीडियो बनाया था गांधी फेलोशिप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए, लेकिन यह है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, ये भी ग्रेजुएट के बच्चों के लिए है, लेकिन इस बार ये आईआईटी के लिए सीमित कर दिया गया है। ये क्यों है, क्यों नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। और ये डिसीजन कितना सही है, क्योंकि क्या कौशल के क्षेत्र में योगदान आईआईटी के बच्चे ही देंगे, आईआईएम के ही बच्चे देंगे? यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ही बच्चे क्या इतने ज़्यादा योग्य हैं कि कौशल विकास में योगदान दे सकते हैं? उद्यम मंत्रालय को ये सोचना होगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी में कह रहे हैं कि एनी डिसिप्लिन स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उस एनी डिसिप्लिन में किसी अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कुछ जवाब उनसे पूछे भैया, बिल्कुल पूछे। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, यानी कि जो आपने 966 विश्वविद्यालय भारत में खोले हुए हैं, उसके अंदर के बच्चे शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं इसमें? सवाल पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब चलते हैं और चीज़ों पे। और याद रखिएगा कि आपको एक निश्चित समय के लिए संस्थान के साथ जुड़ना होगा और आईआईएम बेंगलोर, क्योंकि आईआईएम करके कई संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएन है, आईआईसी है, सीएसआईआर, तो नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आईआईएम बेंगलोर इसको लीड कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो उसके सहयोग से आपको करना होगा। और लैंग्वेज का बैरियर इसमें हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेंगलोर की भाषा अलग है और कई आईआईटीज़ की भाषा भी अलग है, और लेकिन सभी आईआईटीज़ की भाषा जो कॉमन है वो अंग्रेजी है। ठीक है, लेकिन फॉर्म अंग्रेजी में है कंप्लीट, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो भी आपसे सवाल जवाब, एंट्रेंस होगा, इंटरव्यू होगा, स्टेटमेंट होगी, ये सभी इंग्लिश भाषा में होगा। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि भारतीय संविधान यानी कि आईपीसी की 8वीं समवर्ती सूची में इंग्लिश भाषा को तो स्थान ही नहीं है। सरकार ही कहती है ना, संविधान कहता है जब इन भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है जिनकी संख्या 22 है, इसमें अंग्रेजी का नाम तक नहीं है, तब ये सारा कामकाज, क्योंकि काम करना है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत में रहते हुए, लेकिन कामकाज भारतीय भाषाओं में नहीं होगा। भैया क्यों? तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी को, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझिए और सवाल कीजिए मिनिस्ट्री से, एमएसडीई से कि ऐसा क्यों है जनाब, हमें बताइए कि जब भारतीय भाषाओं में काम करना लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तब काम का इंग्लिश में क्यों होता है? भैया पूछिए सवाल, अच्छा लगेगा। पूछेंगे तो आपको संतुष्टि रहेगी, नहीं पूछेंगे तो कुलबुलाहट रहेगी। और ये नहीं पूछने की, नहीं जानने की सीमाओं को तोड़ने का काम ही करता है यह कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रोजेक्ट, क्योंकि गांधी जुड़ा हुआ है और गांधी कभी भी सीखने से नहीं बचते हैं और सीखने के बाद उसको समाज को देने से नहीं बचते हैं। इसीलिए पहले आप सीखिए 2 सालों में चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, तब आपको कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा देता हूं और उसको बता भी देता हूं। आप बहुत समझदार हैं वैसे, बस आपकी समझ थोड़ी सी रुक सी गई है, ऐसा भी नहीं है, शांत पड़ी है। जैसे कि साहित्य जो पढ़ते हैं, समझते हैं, आपके हृदय में एक रस होती है, यानी कि फीलिंग्स होती हैं। सामने की सिचुएशन देखकर वह फीलिंग्स जाग जाती है। किसी रोते हुए को देखते हैं तो आपके मन में फीलिंग सैडनेस की आ जाती है। किसी हंसते हुए फेस को देखते हैं तो आपके हृदय में फीलिंग स्माइल की आ जाती है। किसी घृणा वाले, किसी दयनीय दृश्य को देखते हैं, आपके मन में करुणा आ जाती है। तो ये जो फीलिंग सिचुएशन के अनुसार जनरेट होके इजेक्ट होती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। वही मैं कराने का कार्य कर रहा हूँ। आपको इसमें कुछ वर्कशॉप करने का मौका मिलेगा और ये वर्कशॉप ओपन भी हो सकती हैं, एक फील्ड वर्क के रूप में भी हो सकती हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको काम करने के लिए जाना होगा 2nd ईयर में। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ भी, मंत्रालयों के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि इस फेलोशिप कार्यक्रम में आपको डायरेक्टली, याद रखिएगा, इस फेलोशिप प्रोग्राम के माध्यम से डायरेक्टली आप राज्य स्तर पे और राज्य स्टेट के साथ साथ आप
जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फैकल्टीज के साथ में रहकर काम करना सीखेंगे, अपने आइडियाज वहां इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आपके साथ साथ नई यानी कि वर्तमान की युवा पीढ़ी की क्या थिंकिंग है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, वह भी मंत्रालय के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को जानने समझने का मौका मिलेगा। तब एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग डिजाइन में आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका योगदान लिया जाएगा, इस बात का भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें आप पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी है नहीं जो लोगों के लिए लाभदायक हो, नीति निर्माण, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं मैनेजमेंट के माध्यम से, ठीक है। और साथ ही साथ और इस पॉलिसी का, पब्लिक पॉलिसी का जो योगदान रहेगा इस कार्यक्रम को सीखने समझाने में लगभग 35% रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा पोर्शन जो आपको सीखना है और जो अपने में डेवलप करके सोसाइटी में अप्लाई फॉर्म में लागू करना है वह है पब्लिक पॉलिसी को मैनेज करना। इस बात का ध्यान समझिए। इसीलिए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को कंडक्ट भी कर रहा है और मैनेजमेंट के बच्चों को ही ज्यादा इसमें मौका लिया गया। मैंने भी सब्जेक्ट नहीं बताया, याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे विशेष सब्जेक्ट हैं आपके, यदि आप उससे ग्रेजुएट हैं तो आपको ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। अगला इसमें पोर्शन है पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझिए, जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने कल की वीडियो में कहा था विकास शब्द, डेवलपमेंट शब्द को लेकर, लेकिन गांधी ओनली डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि गांधी को का जिक्र मैं चौथी बार कर रहा हूं इस वीडियो में। 3 बार कहां करा है मुझे बताइएगा, क्योंकि गांधी कभी भी विकास के समर्थन नहीं करते थे। गांधी समर्थन करते थे दो, विकास का एकल नहीं संयुक्त रूप में प्रयोग। गांधी प्रयोग करते थे ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। गांधी प्रयोग करते थे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गांधी प्रयोग करते थे राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट। गांधी प्रयोग करते थे पर्यावरणीय विकास, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। यानी कि इस डेवलपमेंट को आप किस पर्टिकुलर एरिया में करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उस चीज की बात करता है। और उस चीज की बात भी इस फेलोशिप प्रोग्राम में 17% पास के भाग से ज्यादा है, जिसमें आपको पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर भी कार्य करना होगा। ऐसे कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी रणनीतियां, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप चलकर हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, यदि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, किसी भी IITs में हो या किसी भी फील्ड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को जरूर पढ़िए। वह व्यक्ति समझाता है, कहता है संस्कृत में, हिंदी में बता दूंगा कि सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूल्यम राज्य। सुख का मूल धर्म है, धर्म के मूल में अर्थ है और अर्थ का मूल ही राज्य है। यानी कि अर्थतंत्र की मजबूती होना चाणक्य ने सदियों पहले दुनिया को बता दिया और उसको आज अप्लाई भी करते हैं। इसीलिए चाणक्य रिसर्च सेंटर पे जब आप जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, वहां भी आपको सीखने समझने का मौका मिलेगा कि चाणक्य पॉलिसी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था मजबूत होने का मतलब है आपके देश की डेमोक्रेसी का मजबूत होना, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मजबूत होना। इस चीज को समझिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वाले पार्ट को इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थान दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला एक पार्ट इसमें है सॉफ्ट स्किल टू नेगोशिएट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सॉफ्ट स्किल ऐसी कौन कौन सी सूक्ष्म कह लीजिए या सहज कौशल कह लीजिए, जिनको सहेजने के साथ साथ भविष्य के लिए उनको ऊपर लेकर आने की जरूरत है। आप जब ग्रामीण परिवेश में जाते होंगे, और याद रखिएगा इस प्रोग्राम को करते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, तो आपको वहां का कल्चर सीखने समझने देखने को मिलेगा, वहां की भाषा सीखने समझने देखने को मिलेगी। और जिस बात को गांधी कहते थे, फिर गांधी आ गए, 5वीं बार गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान के दर्शन आपको करने हैं तो भारत के गांवों में जाइए। इसीलिए गांधी ने मौन रहते हुए 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक गांवों को घूमा, गांवों को देखा। गांधी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देखा, और उसके बाद संत विनोबा भावे ने भी देखा, उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने भी देखा, बाबा साहेब तो बहुत पहले देख चुके थे। तो गांवों को समझे बिना, यानी कि भारत के गांव नहीं,
किसी भी कंट्री के रूरल एरिया को देखे समझे बिना और जाने बिना आप अपने देश का किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए ग्रामीण पॉलिसी को समझने के लिए स्किल डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं, और ग्रामीण में भी जो सॉफ्ट कार्य होते हैं, जो सहजता से करने वाले कार्य होते हैं, उसको आप एक बिजनेस के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। और लोक प्रशासनिक रूप में, क्योंकि जब आप कलेक्टर वाला पद सुनते होंगे ना, कलेक्टर का जिसे IAS बोलते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ डायरेक्टर, ये ज्यादा काम किसके लिए करता है आप भी जानते होंगे, ग्रामीण लोगों के लिए, पंचायती क्षेत्रों में, एकेडमिक नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। क्योंकि यदि आप IAS की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी यह फेलोशिप कार्यक्रम आपके लिए एक मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है यदि आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो पॉलिसी वाला पार्ट है ना यूपीएससी के सिलेबस का, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, एनवायरमेंट स्टडीज वाला पार्ट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग डिजाइन वाला पार्ट है। इन 6 पार्ट्स को कवर कर सकते हैं ग्राउंड पर जाकर आंखों के माध्यम से इन 2 साल के पाठ्यक्रम में। ठीक है, सीखना भी है, सिखाना भी है, पैसे भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेंगे, और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आएंगे, मैं श्योर हूं। क्योंकि जब सीटें किसी मुल्क में किसी भी पोस्ट के लिए भारत में ही 10 सीट भी होती है ना, तो हजारों एप्लीकेशन आ जाता है भारत में। ये आलम है बेरोजगारी का, और सबसे ऊपर है बेरोजगारी पिछले 4-5 दशकों में। ये भी आप जानते हैं, CIME का डाटा है, आपके समक्ष है। रोजगार मंत्रालय ने डाटा देना बंद कर दी, ये भी आप जानते हैं। तो जब ये 660 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सीटें हैं, तो समझ लीजिए लाखों में एप्लीकेशन आने वाली हैं, और लाखों में आपको शामिल होना है, सैकड़ों में, और सैकड़ों में से प्राप्त करनी है आपको एक सीट। तो उस एक सीट की लड़ाई आपको लाखों कैंडिडेट से लड़कर लेनी है, और लड़ना आपको शस्त्रों के माध्यम से नहीं है, शास्त्र के माध्यम से है। आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के कंबाइन सहयोग से ही आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पब्लिक पॉलिसी के बाद लास्ट इसमें पार्ट है लाइवलीहुड, स्किल एंड लाइवलीहुड्स। जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, जीवन यानी कि आपका जो भी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं सोसाइटी में, लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 39 टू आर्टिकल 50C के तहत में, उस कार्यक्रम के तहत, और इस नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश भी फिर उसी के नाम से आता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सामने जब संविधान की प्रस्तावना आती है और उसमें कई संविधान का प्रारूप रखा है, तो कहते हैं गांधी जी इसमें ग्राम कहाँ है, गांव कहाँ है, और गांव का विकास किस प्रकार से होगा, वे कहाँ है, पंचायत कहाँ है। इसीलिए संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों का समावेश भी किया गया, और इसीलिए इस कार्यक्रम में गांधी की विचार की, गांधी की थिंकिंग और गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को, जो 21 गांधी रचनात्मक कार्यक्रम है 1936 से लेकर 1942 के बीच में, उनको स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको समझाई और बताई, योग्यता बताई। पेपर को मैं आपको दे ही दूंगा, और अपना तैयारी कीजिए। एंट्रेंस से पहले आपको स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए अपना, और जो मैं स्टेटमेंट आपको दूंगा ना PDF फाइल में, वह मत लगाइएगा बस। ना ही कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ना ही उसको अटैच कीजिएगा, ना ही टाइप कीजिएगा, उसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों आपसे पूछ रहा है 500 या 1000 शब्दों में। और यदि फॉर्म भरते वक्त नहीं पूछेगा ना आपसे, तो आपके पास मेल आएगा या मैसेज आएगा कि आप क्यों शामिल होना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में, इस कार्यक्रम में क्यों जुड़ना चाहते हैं, और आपको हम चयनित क्यों करें, हमें बताइए। तब आप अपना एक जवाब तैयार रखिएगा कि आप गांधी को फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट के माध्यम से गांधी को समझना समझाना चाहते हैं, कौशल विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, कंट्री के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना कुछ कामकाज, अपना कुछ सहयोग, अपना कुछ आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एक पोर्शन मैंने छोड़ दिया है एजुकेशन का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी इसमें लागू है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को कौशल विकास कैसे निर्मित किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा, जिसे हम बात करते हैं स्टार्टअप की, वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, पार्ट है, याद रखिएगा। और जरूरी लिंक
जरूरी इन्फॉर्मेशन, जरूरी PDF, जरूरी वेबसाइट के लिंक, सभी कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो चुका है, हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसको अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद उसको लागू कीजिएगा, फॉर्म को जल्दी भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक ईमेल ID, एक फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसका एक यूज़ कीजिएगा। बस याद रखिएगा, फ़ोन नंबर का यूज़ वर्किंग डेज में कीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे के बीच में कॉल कीजिएगा और सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको जवाब मिल ही जाएगा, क्योंकि यह सरकारी संस्था तो ना सही, लेकिन सरकार के सहयोग से तो चल रही है। और सरकार कैसे चलती है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, बस कहने से कतराते हैं। और अब तो कहने के लिए भी पाबंदी लग गई है। 25 फरवरी 2021 को जो गजट पास हुआ है, या कहें कि अध्यादेश आया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कैसे आर्टिकल 19 पर सीधा सीधा एक रोक लगा दी गई है। आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उस पर नहीं जाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। और IIM के द्वारा इस महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम में जुड़िए सभी लोग। और जो मैंने अपनी बकवास की 30 मिनट तक आपने सुनी, पता नहीं कितने मिनट तक, अपना जो भी सवाल जवाब रिएक्शन हो बताइएगा। और अगले वीडियो में अगले विषय के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। कोई समस्या सवाल अगर मुझसे है तो कमेंट करिए, मेरी किसी सूचना को लेकर कोई समस्या सवाल है तो कमेंट करिए। और जो सूचनाएं मैं आपको देता हूं उस पर आंख बंद करके प्रयोग मत कीजिए, प्लीज क्रॉस चेक कीजिए, एरर चेक कीजिए। जो मैंने बोला है वह सही है, जो मैंने लिंक दिए हैं वह सही है। हो सकता है मैं बोलता कुछ हूं, नीचे जो लिंक है उसमें कुछ होता है, ऐसा कुछ मिलता है तो सवाल करिए, मैं भी गलती को सुधारूंगा, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करते वक्त में गलतियां हो सकती हैं। तो देखिए, इसलिए जो बोलता हूं उस पर बिलीव मत कीजिए, वह कहीं इंप्लीमेंट होती है नहीं होती हैं उसको देखिए। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कंप्लीट ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली IIT के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, हाँ, कि फीस नहीं है। और लास्ट डेट मैंने बताई कि नहीं बताई आपको, 27 मार्च। 27 मार्च से पहले भैया फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, कैसे भी करके 27 मार्च से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। और नहीं तो फिर दिक्कत आपको तो होगी ही होगी, साथ साथ उन लोगों को भी दिक्कत होगी जो कुछ नया करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, सोशल साइंसेस फील्ड के बच्चे यदि हैं ग्रेजुएट करे हुए तो उनको पहले प्रेफरेंस, या कहें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इकोनॉमिक्स के हैं, एजुकेशन के हैं, सोशल वर्क के हैं, सोशोलॉजी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, रूरल डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। फिर से मैं सब्जेक्ट को रिपीट कर दूँ, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन छूट गया था, वुमेन स्टडी भी छूट गया था, और सोशल वर्क, इन सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, सिविक्स, ये सब्जेक्ट के लिए नॉलेज है, आपको जानकार है, ग्रेजुएट है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं इसमें होने के। इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, इंग्लिश के माध्यम से सारा कामकाज होगा। और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। सवाल समस्या जो भी है कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, डिसलाइक जो करना है करिएगा, बिल्कुल करिएगा। आपके पास आर्टिकल 19 अभी तक तो है, कब तक रहेगा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।